नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीडीए के प्रीमियम हाउसिंग स्कीम पर। आप लोगों के काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए, ऑब्जर्वेशंस हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं एड्रेस करूंगा जिससे कि आप अपनी कन्विक्शन डेवलप कर पाएंगे कि क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, और अगर नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो के आखिर में एक अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप डीडीए के प्रीमियम हाउसिंग स्कीम में इंटरेस्टेड हैं तो इसे आखिर तक देखें, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो एक यूज़र का कमेंट था कि ई लॉटरी सिस्टम वाज बेटर दैन ई ऑक्शन। तो लॉटरी सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि जिन लोगों को एक्चुअल ज़रूरत थी घर की, उन्हें नहीं मिलता था। इनफैक्ट मेरे कनेक्शंस में बहुत लोगों ने ट्राई किया है 2015 वाली स्कीम में, 19 वाली स्कीम में, 17 वाली स्कीम में। इनफैक्ट एक कोविड के जस्ट पहले भी एक स्कीम आई थी, तो इतनी सारी एप्लीकेशंस आ जाती थी और इसमें लॉटरी निकलना नहीं निकलना ये प्योरली लक होता था। और जो लोग को एक्चुअल ज़रूरत है और जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, उन्हें घर नहीं मिलता था। और ऑफ द टेबल रीसेल मार्केट में वो चीज़ 25%, 30%, 35% प्रीमियम पर बिकती थी, और मैंने ये रिकमेंड भी किया है। तो डीडीए भी सोचता है कि अगर रीसेल में कोई ब्रोकर या इन्वेस्टर 25 से 30% कमा रहा है तो क्यों ना मैं खुद कमा लूँ। एक प्लेटफॉर्म ही तो डेवलप करना है जिसमें एसबीआई का ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग पोर्टल है जो कि उनको हेल्प करेगा। तो ये बहुत वेलकमिंग मूव है। बट आई थिंक जो मेन मुद्दा है कि आप एलआईजीज और ईएचएस के लिए भी बिड्स लगा रहे हैं, ई ऑक्शन का सिस्टम लगा रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है इसमें। तो जिनके पास डीप पॉकेट है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, मल्टीपल इन्वेंट्रीज बुक कर सकते हैं, और जिन्हें एक्चुअल में उन घरों की ज़रूरत थी, छोटे घरों की ज़रूरत थी, वो वंचित रह जाएंगे। तो सिस्टम अच्छा है, बट जो छोटे घर हैं उनके लिए फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर रखना चाहिए, और जो क्राइटेरियाज़ हैं उन्हें भी स्ट्रेंथन करना चाहिए जिससे कि जो एक्चुअल लोग हैं उन तक ही ये पहुँचे। अगर आप ई ऑक्शन पर भी ला रहे हैं तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अर्निंग का क्राइटेरिया है, उसे भी स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। इसमें भी आपको एडिशनल क्राइटेरियाज निकालने चाहिए, लॉक इन पीरियड्स वगैरह निकालना चाहिए, जिससे कि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि जो एक्चुअल एंड यूज़र है वो बेनिफिशियरी हो इसका, ना कि कोई इन्वेस्टर। राइट, 90 लाख्स पर है जो एक्चुअल रेट है एलआईजी का। एक टिपिकल सेक्टर 14 का वो 1.4 1.5 के आसपास है फॉर अ प्रीमियम इन्वेंट्री। अब ये चीज़ तो 2 लाख रुपए के हाउस होल्ड इनकम वाले को ही मिलेगी, जैसा कि मैंने ये मुद्दा पहले उठाया था। राइट, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम अनअफोर्डेबल भी बनाते जा रहे हैं। ये चीज़ आगे पहुंचाई भी गई है, आप भी अपनी तरफ से पहुंचाइए, और भी ज़्यादा वॉइसेस अगर होंगे तो इसे ज़रूर हर्ट किया जाएगा। एटलीस्ट ये स्कीम रोल आउट हो चुकी है, बट जो आगे आने वाली स्कीम्स हैं छोटे घरों की, उनमें एटलीस्ट ऐसा ना किया जाए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। क्या एनआरआई अप्लाई कर सकता है? तो यस, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट से पेमेंट भी कर सकते हैं, ईएमडी की हो या एप्लीकेशन फ़ी की हो। बट जो एसबीआई का ई ऑक्शन पोर्टल है वो आप फॉरेन कंट्री में रह करके ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आपको अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को या फैमिली मेम्बर को बोलना होगा कि ई ऑक्शन की वेबसाइट पर इंडिया से लॉगिन करें और वो आपके बिहाफ पर बिड्स इंक्रीज़ करें। आप किसी जूम कॉल पर हो सकते हैं या मीट कॉल पर हो सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके चीज़ें आप अपनी देख सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि बिड्स कितनी लगानी है, नहीं लगानी है। किसी भी तरीके का कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है कि एनआरआई किसी भी जो एलआईजीज़ हैं, एमआईजीज़ हैं या चार्जेज़ हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन्स, ना कि इंडियन रेसिडेंट। ये मैंने पहले भी एड्रेस किया हुआ है 2024 वाले स्कीम में, तो सेम अप्लाइज हियर एज वेल। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईएचएस पर लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या यहाँ पर प्लॉट बनेगा। तो जी नहीं, ये आपको
प्री कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग मिलेगी 1 BHK टाइप की, बट यहाँ पर एक एडिशनल अप्रूवल भी है कि आप एक नया कमरा भी बना सकते हैं। तो उस कमरे को बनाने की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, बट अच्छी बात यहाँ पर ये है कि EHS की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग EWS वाला ही है। तो मेक श्योर यू कंप्लाई फॉर दोज बिफोर अप्लाइंग हियर, राइट। नेक्स्ट था कैन आई बिड फॉर मोर देन 1 अपार्टमेंट्स। तो यस, आप एक से ज़्यादा अपार्टमेंट के लिए बिड कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड भी है। आप अपनी मल्टीपल चॉइसेस रख सकते हैं, प्रेफरेंसेस रख सकते हैं, पैरेलली भी बिड कर सकते हैं, बट बिडिंग के लिए आपको EMD सेपरेटली सबमिट करनी होगी, एप्लीकेशन फ़ी भी सेपरेटली सबमिट करनी होगी। तो अगर आप सीरियस हैं होम बाइंग के लिए या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको एक मोटा पैसा साइडलाइन करना पड़ेगा इसके लिए कि अगर आप 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, EMDs कितनी देनी है आप उस ब्रोशर में देख सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या है, कहाँ कितने अपार्टमेंट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप ब्रोशर में भी जा कर के देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएँ कि क्या आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बिडिंग में किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। इस वीडियो के साथ साथ आपको वो वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज थी। क्या रिजर्व्ड कैटेगरी वाले यूनिट्स के लिए भी बिड्स हाई जाने की पॉसिबिलिटी है, चाहे STC के रिजर्वेशन की बात कर लें या PWD के रिजर्वेशन की बात कर लें या एक्स सर्विसमैन की बात कर लें। तो जी हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बिड्स हैं वो हाई जा सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है कि सामने कोई है या नहीं है तो उसका कितना डीप पॉकेट है, वो कितनी वैल्यू इसमें निकालना चाहता है या देखता है, या कितने बिड्स कर सकता है। PWD के केस में 15 ईयर का लॉकिंग है, बाकी किसी केस में लॉकिंग वगैरह नहीं है। तो हो सकता है कि आपको PWD के केस में कम जाती हुई दिखे, बट बाकी केसेस में जो रिजर्वेशन है उनमें आप उम्मीद लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूँगा कि PWD वाले केसेस में भी बिड्स के हाई जाने की उम्मीद लगा करके चलें, अपने फाइनेंसेस उसी हिसाब से मैनेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ वैलिड कंसर्न्स थे DDA की बिल्ड क्वालिटी को लेकर के, फसाड को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, जिस तरीके से इनका लेआउट डिज़ाइन किया जाता है बहुत ही पुराना तरीका है, इनएफिशिएंट वे ऑफ डिज़ाइनिंग एंड लेआउट है। चाहे बालकनी की बात कर लें, एमिनिटीज़ की बात कर लें, तो बेसिकली एमिनिटीज़ होती ही नहीं है, मेंटेनेंस बहुत ही लैगी होता है। तो ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स हैं, बट अगर आप अल्टरनेट ऑप्शंस को देखो तो दिल्ली NCT में सारी डेवलपमेंट्स लगभग DDA ने ही की हुई हैं, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि उन्हें इसके लिए रिफ्रेन किया गया है। तो जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे DDA के हैं और ऐसी ही डेवलपमेंट हैं। अगर इसके उलट आप गुड़गांव की बात करें तो यहाँ के कॉन्डोज़ में जो वेलबींग एक्टिविटीज़ के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन 20 to 30 एक्टिविटीज़ एक बजट सेगमेंट के प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें आपको दिल्ली NCT के DDA के अपार्टमेंट्स में लैक करती हैं। इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए आपको हो सकता है 2 से 3 क्लब्स में जाना हो, रोज़ आधे घंटे के आसपास की या इनफैक्ट 1 घंटे के आसपास की ड्राइव करनी हो, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छे क्लब्स हैं भी नहीं, जो हैं वो बहुत कम हैं। तो ये चीज़ है जो कि एक्नॉलेज की जानी चाहिए DDA के एंड पर। बट आई एम होपफुल कि DDA आगे आने वाले टाइम में अगर वो खुद कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ना करे, वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्लान है नहीं, तो जो रिसेंट लैंड रिफॉर्म्स की बातें आ रही हैं, जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो इसे सीरियस लेगी, और जिस तरीके के प्लेयर्स अच्छी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं उन्हें इनवाइट किया जाएगा। द्वारका में, जनकपुरी में, वसंत कुंज में जो छोटे मोटे लैंड्स हैं DDA के पास, स्पेशली रेजिडेंशियल लैंड्स हैं, उन पे अगर प्राइवेट डेवलपर्स आकर के डेवलपमेंट करना शुरू करें, नए फसाड्स डिज़ाइन करें, इफ़िशिएंट लेआउट्स बनाना शुरू करें, तो एक अच्छा कॉन्डोज बनाया जा सकता है दिल्ली NCT में भी। बट उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा होंगे।
इसको कंपेयर करते हैं जो सेक्टर 19B में HIG और SHIGs हैं गोल्फ व्यू कॉन्डोज के, वहाँ पर आज का रेट 3.5 के आसपास है एक टिपिकल HIG का, जो कि गोल्फ कोर्स पर है, जो कि गोल्फ कोर्स फेसिंग भी है, एमिनिटीज़ वगैरह नहीं है। बट अगर नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ नए फ्लोर प्लान, इफ़िशिएंट लेआउट, प्राइवेट बिल्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी जाएं तो इनका रेट आई थिंक 20 to 25 CR के आसपास होना चाहिए। कीपिंग द थिंग इन माइंड कि ये द्वारका की लोकेशन है, क्योंकि ये सेम रेट आज के डेट में आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का मिलता है। कुछ केस में द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको 5 to 7 CR के आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तो वो इक्वलेंट हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि कई बार लोगों को ये बजट भी बहुत महंगा लगता है, और जब इस तरीके के तामझाम एक बेसिक से प्रोजेक्ट में ऐड किए जाएंगे तो यहाँ पर कॉस्ट भी बढ़नी है। प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाएंगे तो उन्हें अपना प्रॉफिट भी निकालना है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। तो ऐसी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आएंगी, क्योंकि DDA के कोई मेजर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स प्लान्ड नहीं हैं। एंड आई एम होपफुल कि लैंड रिफॉर्म्स आएँ और वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया जाए। पिछले डेकेड में जो गवर्नमेंट रही है, मैं उससे बहुत नाखुश था। जिस तरीके की जेंट्री को उन्होंने अट्रैक्ट किया है और जिस तरीके की डेवलपमेंट्स दिल्ली में प्लान थी कांग्रेस के टाइम पर, वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाई हैं। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, उसकी कैपिटल एटलीस्ट साइकिलिंग फ्रेंडली तो होनी चाहिए, पूरी की पूरी कैपिटल साइकिलिंग फ्रेंडली होनी चाहिए, बट आज तक नहीं है। जिस तरीके के डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की ज़रूरत थी, उसे टोटली नज़रअंदाज करके फ्री बीज को बांटने में केंद्रित किया गया, जो कि दिल्ली को ऑलरेडी 10 साल पीछे कर चुका है। यही रीज़न रहा है कि गुड़गांव का रियल एस्टेट इतना बूम क्यों किया, नोएडा का रियल एस्टेट इतना बूम क्यों किया, और इसके उलट दिल्ली का मार्केट बहुत कम हिला है। ये भी फैक्ट है, क्योंकि नई डेवलपमेंट्स नहीं आ रही हैं, सारी पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं, नए कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफिस स्पेसेस नहीं बन रहे हैं। सब कुछ गुड़गांव में हो रहा है, तो लोग गुड़गांव में मूव इन हो रहे हैं। गुड़गांव में जो मिलेनियल जनता है उसे इसी तरीके की लाइफस्टाइल पसंद है, तो वहाँ पर ये चीज़ें टैकल की जा रही हैं, इन्हें इन तरीके की डिमांड्स को एड्रेस किया जा रहा है। बट ये सारी चीज़ें दिल्ली में भी आई थिंक आगे आने वाले टाइम में होंगी। आई एम होपफुल। जिस तरीके से वर्ड मार्क 2.0 का काम चल रहा है, जिस तरीके से एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस वगैरह के लिए पॉजिटिव है और कॉमर्शियल्स के लिए भी नए प्लान्स ला रही है, इनफैक्ट इसमें DDA भी इन्वॉल्व्ड है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो आगे आने वाले टाइम में आई थिंक दिल्ली का कायाकल्प होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली इज़ वे बेटर, कनेक्टिविटी के मामले में दिल्ली इज़ वे बेटर देन नोएडा और गुड़गांव, और इनफैक्ट मैं गुड़गांव तो कह ही सकता हूँ। ये चीज़ें नज़रअंदाज की गई हैं। लेट्स होप कि हों तो लोग अफोर्ड कर पाएँ, बट आज के डेट में अल्टरनेट ऑप्शंस को देखते हुए, या इस तरीके के ऑप्शंस आजकल कुछ छोटी मात्रा में ही सही बट हैं, बट उनके फिर आप रेट्स देखें, स्काई रॉकेटिंग रेट्स हैं। इस वजह से ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में हों तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली में किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और दिल्ली में ही रहना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली छोड़ करके गुड़गांव वगैरह में नहीं आना चाहते, उनके लिए एटलीस्ट ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और यस, हम आगे के लिए होपफुल तो हैं ही, राइट। जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कार गराजेस और स्कूटर गराजेस का। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर कार गराजेस और स्कूटर गराजेस के भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3.16 lakhs टू 43.19 lakhs। तो कुछ क्वेरीज थी कि क्या इसमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो जी हाँ, आप ले सकते हैं अगर आप इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, इस जगह को जानते हैं, यहाँ पर एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, खोलना चाहते हैं गराज वगैरह, या आपका कोई दोस्त खोलना चाह रहा है, उसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं। इस केस में ही एक अच्छा ऑप्शन है, चूँकि ये चीज़ जनरल पब्लिक को बता दी गई है और हाउसिंग के साथ आई है, तो एक अननेसेसरी अटेंशन भी ग्रैब कर रहा है ये। तो ध्यान दें, अगर आप इस तरीके की बिज़नेस में, स्कूटर कार्स के रिपेयर्स के बिज़नेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं,
तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इससे हो सकता है कि आप बढ़ी हुई कीमतों पर, क्योंकि 2x तो इसका भी मार्केट रेट है, आप बढ़ी हुई कीमतें पर वो चीज़ खरीद लेंगे, वो एसेट आपके पास रहेगी, फिर वो आपके लिए प्रॉपरली कैश फ्लोज नहीं जनरेट कर पाएगी। तो आप ही वेल इक्विप्ड नहीं हैं या वेल स्किल्ड नहीं हैं इस तरीके की एसेट्स को संभालने के लिए और रन करने के लिए। तो इट्स बेटर कि जो इस बिज़नेस में हो वो ही इस प्रॉपर्टी को एसेस करे और उस पर बोली लगाए। तो ये जो अननेसेसरी अटेंशन मिला है, आई एम अगेंस्ट इट। डीडीए को अलग से निकालना चाहिए था, सो दैट जो लोग इसके लिए एक्चुअल में इच्छुक हैं, हो सकता है कुछ कॉर्पोरेट्स भी इन्वॉल्व हो जाएं इसकी बिडिंग में, उन तक ही बात पहुंचे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एजुकेट करना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं तो इसे देखें ही ना। इसी वजह से मैंने उस वीडियो में इस पर डिटेल में बात नहीं की थी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं डीडीए पर फ्री वेबिनार रख रहा हूँ। जी हाँ, फ्री वेबिनार रख रहा हूँ 14 सितंबर को दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिलेगा। तो उस फॉर्म को फिल करके आप अपना ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, नेम और कुछ क्वेरीज़ जो आप पूछना चाहते हैं उसे फिल कर सकते हैं। तो उस सेशन में जो प्री फिल्ड क्वेरीज़ हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा, फिर इंटरेक्टिवली आपके क्वेश्चंस और आंसर्स ले लूँगा। इससे मेरी ये कोशिश है कि आपके जो भी दुविधाएं हैं उनका समाधान किया जाए और आप एक मैच्योर डिसीजन ले पाएँ कि अगर कोई बिड जानी है तो कितनी जानी है, कितना तक जाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपेट करना चाहिए तो ई ऑक्शन कैसा होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, बिड कितनी जाएगी, कहाँ करें नहीं करें। एक जेनरिक वे में मैं इन सारी चीज़ों को एड्रेस करूँगा। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि मैं सिर्फ 99 लोगों को ही ले सकता हूँ। मेरे पास जूम का बेसिक सब्सक्रिप्शन है, तो हरी अप जो फर्स्ट 110 रिस्पॉन्सेज होंगे उनको ही मैं ये इनवाइट भेजूंगा, बाकी मुझे डिस्कार्ड करने होंगे। तो अगर आप बाद में भेज रहे हैं तो आई थिंक आपको ये लिंक अनअवेलेबल हो जाएगा या वो एरर मिलने लगेगा, जिससे कि आप ये जान सकेंगे कि ये चीज़ आपने मिस कर दी है। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, बट वो सिर्फ इलीट मेंबर्स के लिए होगी। तो आप इलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां हम इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट की एजुकेशन के साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस करते हैं, करंट मार्केट ट्रेंड्स कैसे हैं इन पर भी डिस्कस करते हैं। कई सारी चीज़ें, कई अपॉर्चुनिटीज़, कई कमेंट्स जो मैं पब्लिकली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता आप तक, वहाँ पर की जाती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन है। जिस तरीके का एजुकेशन मैं वहाँ पर दे रहा हूँ, इस तरीके का कोई पहल करता हुआ मुझे नहीं दिखता। अगर कोई दिख रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने जो भी एड्रेसेस किए हैं उस पर आपके क्या विचार हैं, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए।